ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। आज हमारा रोटेशन का रिवीजन है, तो मैं आप लोगों को आपकी जो बुक है, स्टेट बोर्ड की बुक, वहां से पूरा रिवाइज करा देता हूँ थ्योरी वाइज, एंड उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो अपन देख लेते हैं। कोई भी एक बच्चा जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो वो माइक ऑन कर ले। हाँ, आप माइक ऑन कर लो बच्चे। 201431। अच्छा, मैंने परमिशन नहीं दे रखा क्या? रुको 1 सेकंड। हाँ, मैंने परमिशन दे दिया। नाउ यू कैन स्विच ऑन योर माइक। हाँ सर। अच्छा चले, ठीक है। यही है आपकी स्टेट बोर्ड की बुक। यस सर। तो इसमें रोटेशनल डायनामिक्स में उन्होंने, है ना, पूरा पहले सर्कुलर मोशन का आइडिया दे रखा है, एंड देन उसके यस बाद जो हमने रोटेशन पढ़ा था एडवांस में उसका आइडिया दे रखा है। तो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीजें आपको बताते जा रहा हूँ, रिवाइज कराते जा रहा हूँ, एंड देन अपन इसी के क्वेश्चन एंड में देख लेंगे। हर चैप्टर में अपन यही करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन बेसिकली मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, जहां पे एक फिक्स पॉइंट होता है, वहां से डिस्टेंस फिक्स रहता है और पार्टिकल घूमता रहता है, राइट? यस सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पर। तो यहाँ पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए 1 सेकेंड। हाँ, ये आपने कुछ रीजन क्या? ठीक है, हाँ कोई नहीं। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए, सर बोलो। सर आप स्क्रीन हॉरिजॉन्टल रख सकते हो प्लीज? हाँ, थैंक यू। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए, जेसिका क्या सर? टेक्स्ट बुक? हाँ आई गेस मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। आप लोगों ने देखा नहीं क्या स्टेट बोर्ड वाला? सर ये जेसिका टेक्स्ट बुक ही है। हाँ हाँ, मतलब एचएससी का ही है ना, वही रिवाइज कराना है ना, बोर्ड्स प्लस मेंस का, ओके सर। राइट? अभी प्रीलिम्स में आपने खोलकर देखा होगा ना फिजिक्स का टेक्स्ट बुक कैसा दिखता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे कितना मूव किया एंगुलरली। तो जितने एंगल से ट्रैवर्स किया उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट किया जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन कैसे बताया जाता है? राइट हैंड रूल से। यस आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दिस, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो Yes. अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा? बाहर आता हुआ, डॉट इनसाइड द सर्कल। और यही अगर क्लॉकवाइज जा रहा होता तो आप खुद करके देखो सब बच्चों, है ना। अब अगर राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करूंगा पेज की, ये तो डायरेक्शन आएगा क्रॉस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो जो थीटा से डिनोट किया जाता है, उसका डायरेक्शन आता है राइट हैंड की हेल्प से। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डॉट इनसाइड द सर्कल, एंड क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्रॉस इनसाइड द सर्कल। यहां तक क्लियर है? यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। थीटा का जो भी चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, वो आपको एंगुलर वेलोसिटी देता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन
सेम एज थीटा होता है, सेम एज थीटा। ओमेगा आपको बताया है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, थीटा ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा नहीं करते कि हम रिवर्स करा रहे हैं, वो मोशन सर्कुलर नहीं कहलाता। तो हमेशा अगर आप देखोगे थीटा बढ़ेगा ही सही, 0 से 2 पाई हुआ, फिर 2 पाई से 4 पाई हुआ, 4 पाई से 8 पाई हुआ, ठीक है। जब मोशन स्लो भी होता है तो धीरे धीरे, है ना, होगा तो भी आपका क्या होगा, थीटा बढ़ेगा ही सही। इसका एग्जांपल है, फैन को स्विच ऑन करते हैं तो भी, है ना, थीटा बढ़ता है, और स्विच ऑफ करते तो धीरे धीरे रुक रहा होता है तब भी थीटा बढ़ता ही है। तो थीटा अगर हमेशा बढ़ेगा तो डी थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। Yes. इसका मतलब क्या होगा, है ना, इस वजह से हम कह सकते हैं ओमेगा और थीटा का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि डी थीटा नेगेटिव नहीं आ रहा। समझा? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन में जो डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है ओमेगा जैसा हो, क्योंकि अल्फा हमें दे रखा है डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा कैन डिक्रीज ऑल्सो, ओमेगा डिक्रीज भी कर सकता है। ऐसा क्यों? जब मैंने फैन को स्विच ऑन किया तो ओमेगा बढ़ रहा है, और जब फैन को स्विच ऑफ किया तो ओमेगा कम हो रहा है। एंगल हमेशा बढ़ रहा है, बट एंगल किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो स्पीड कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ओमेगा अगर डिक्रीज भी, मतलब ओमेगा इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है डी ओमेगा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Yes. तो अगर डी ओमेगा नेगेटिव आ गया तो अल्फा का डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगा, और पॉजिटिव आ गया तो अल्फा का डायरेक्शन सेम आ जाएगा, सेम एज ओमेगा, राइट। ये बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। Yes. तो ये तो हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारा ये तीनों बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं हमारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन जैसे। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गया ट्रांसलेशनल मोशन में। और इनका आपस में रिलेशन भी होता है जो हमें पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क, बेसिकली अगर आप देखोगे एंगल और डिस्प्लेसमेंट को, छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे डी थीटा मूव किया हूं तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ds। तो ds कैन बी रिटन एज व्हाट, r थीटा, Yes, sir. लेंथ ऑफ आर्क, राइट। इसी तरीके से इसी को डिफरेंशिएट करके हमने निकाला है लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी आता है ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, ओके, वेयर r इज द रेडियस वेक्टर जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर से पेरीमीटर की तरफ होता है। ये r वेक्टर का डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पे देखोगे अगर आप, ओके। Yes, ये sir. एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग इक्वेशन इसलिए है कि जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करके हमारे दो एक्सेलरेशन आते हैं। एक्सेलरेशन होता है हमारा ए नेट हमेशा, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण आता है, ठीक है, और एक हमारा डायरेक्शन चेंज होने के कारण आता है। तो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए सेंट्रिपिटल प्लस ए टेंजेंशियल। ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है, डायरेक्शन के कारण आ रहा है, और ए टेंजेंशियल आ रहा है आपका मैग्नीट्यूड के कारण। डायरेक्शन चेंज होने के कारण ए सेंट्रिपिटल आ रहा है, तो ए सेंट्रिपिटल तो हमेशा आएगा,
क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में, राइट। ए टेंजेंशियल कब आएगा? ओनली व्हेन स्पीड चेंजेस। हाँ सर। ओके, ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है बच्चे? ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू फिक्स होती है उस इंस्टेंस पे v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ए टेंजेंशियल की वैल्यू होती है अल्फा आर। यहां तक क्लियर है? यस सर। वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर आपसे कोई बोलेगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेट एक्सेलरेशन, सॉरी, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा डायरेक्शन के कारण आने वाले एक्सेलरेशन को, तो उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, ऑपोजिट टू रेडियस वेक्टर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑब्वियसली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकता है या उसके ऑपोजिट हो सकता है, टेंजेंशियल होगा बेसिकली। ओके, किसी भी बच्चे को सर। कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही हो ना, तो आप लोग है ना रेज हैंड कर देना, या होस्ट पे चैट बॉक्स में लिखता, को होस्ट पे मत लिखता। अब हम इसका पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। दैट पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट जब मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज ए टेंजेंशियल हमेशा 0 हो गया। तो ऐसे केस में जो भी नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए सेंट्रीपिटल ही। ये हाँ सर। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, वर्टिकल में नहीं हो सकता। ओके, हाँ ये सर। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, वर्टिकल में क्यों नहीं हो सकता? हाँ। क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड को चेंज करता है। ओके, यस। हाँ सर। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली सेंट्रीपिटल, अगर आप मुझसे बोलोगे तो सेंट्रीपिटल इज नॉट अ फोर्स, इट्स एन इफेक्ट फोर्स है वो। तो आप जब सर्कुलर मोशन करते हो, मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके नेट इफेक्ट आता है। नेट इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, आपका जो भी फोर्स होता है उसे इफेक्ट फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सेंट्रीपिटल इज एम इनटू ए सेंट्रीपिटल होगा। ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो है वो हमारा एफ सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो क्योंकि ये सूडो फोर्स है तो हमेशा किस में लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा। हाँ सर। तो अगर हम सर्कुलर मोशन किस में कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें, या फिर हम सर्कुलर मोशन के फ्रेम में जाके देखें, तब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, ये कॉज में जाता है, बेसिकली ये अप्लाई होता है, और ये इफेक्ट में जाता है, ये डिफरेंस है। ओके, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? अब इन्होंने यहाँ पे है ना आपकी जो बुक है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो बेसिकली ऐसा समझ लो, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ओके, अब जब आप मूव करोगे इस पर टेंजेंशियल, तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? फोर्सेस लग रहे होंगे ऊपर की तरफ लगेगा, वर्टिकली अप,
हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकली डाउन mg, mg, राइट। एक यस सेंटर सर पे एक्सेलरेशन आने वाला है, ए सेंट्रिपिटल, तो टुवर्ड सेंटर भी एक फोर्स आना चाहिए, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। क्योंकि जब भी हम सर्कल में घूमते हैं तो वी हैव अ टेंडेंसी टू स्किड आउटसाइड, हम बाहर की तरफ स्लिप होते हैं। तो उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हमारा सेंटर की तरफ क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड यू नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज एफ हाँ सर नेट, जिसका इफेक्ट आएगा m इंटू ए सेंट्रिपिटल। समझा? यस ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, ये 1.1 था, 1. हाँ, नेक्स्ट इज डेथ वेल या फिर रोटर। डेथ वेल में क्या होता है, आपका ये वेल है, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर आपकी व्हीकल्स घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो किस मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल कर पाएंगे, तो वो क्यों कर पाएंगे उसका अपन एफबीडी देख लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ मेरा mg लगेगा, राइट। हाँ सर इसको नीचे गिरने से रोकना है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, एंड परपेंडिकुलर टू द वॉल टुवर्ड्स सेंटर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट। दिस नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड यू व्हाट, नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। हाँ सर तो n will be f net, which is m into a centripetal, and friction max will be equal to mu times n, that must be equal to mg, ताकि वो हाँ गिरे ना। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं हम। ये होता है डेथ वेल। हाँ सर ओके, अब आता है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, हॉरिजॉन्टल से रोड को किसी एंगल पे टर्न्स पे थोड़ा सा उठा देती है, ताकि जब आप टर्न करो तो आप जिस स्पीड से टर्न करोगे उस स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है, एंड यू वोंट स्किड। नहीं तो क्या होता है, टर्निंग पे अगर आप ज्यादा स्पीड से टर्न करो तो यू विल स्किड। जैसा मैंने बताया, जब भी टर्न करते, जब भी सर्कुलर मोशन करते, वी हैव अ टेंडेंसी टू स्किड आउटसाइड। तो अगर मैं उसको बैंक कर देता हूं रोड को, तो हम ग्रेटर स्पीड से टर्न कर सकते हैं विदाउट स्किडिंग। ठीक है, तो दैट इज द एजेंडा, इसीलिए एंगल पे बैंक किया जाता है रोड को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाँ तो बैंकिंग वाले केस में विदाउट फ्रिक्शन अगर हम देख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, n sin थीटा एंड n cos थीटा, और नीचे mg लगेगा। तो पहली चीज n cos थीटा और mg तो इक्वल हो जाएंगे, और n sin थीटा आपका सर्कुलर मोशन कराएगा, विच विल प्रोवाइड यू a सेंट्रिपिटल। हाँ सर दिस इज बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, जनरल समझने के लिए। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको रियल टाइम सिनेरियो में ले जाते हैं कि भाई हम चाहते हैं, हमें पता है फ्रिक्शन भी एक्ट करता है, तो फ्रिक्शन भी एक्ट करता है। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, जनरल सिनेरियोज फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम ज्यादा स्पीड में टर्न करेंगे तो वी हैव अ टेंडेंसी टू स्किड आउटसाइड। तो स्किड करने की टेंडेंसी बाहर यहाँ पर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर लगेगा, राइट। तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा, तो एफबीडी में अगर एंगल्स देखेंगे तो उसके कंपोनेंट्स आएंगे, ऊपर f cos थीटा आएगा, नीचे f sin थीटा आएगा, और mg आएगा। सेम वे में नॉर्मल रिएक्शन के n sin थीटा एंड n cos थीटा आएगा, और आपका टुवर्ड सेंटर लगने वाला है a सेंट्रिपिटल।
राइट। तो इधर n इससे- sin थीटा हमारा नेट फोर्स है। नहीं, अब बच्चे माइक ऑन करना, जो भी है। कौन था? यस सर। वंश, एन साइन थीटा नहीं, Yes, एन sir. साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, हाँ दो सॉरी, फोर्सेज यस है ना n टुवर्ड sin सेंटर, थीटा। यस यस सर, यस है ना, वो है। यस। और यही अगर मैं स्लो स्पीड में टर्न करता हूं तो आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉल इनसाइड। तो अगर टेंडेंसी टू फॉल इनसाइड होगी तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा, तो उसके कंपोनेंट्स के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो अभी भी ए सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड सेंटर ही लगेगा, और ए सेंट्रीपिटल लोअर स्पीड में किसके कारण आता है? एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ नेट विच इज एम इंटू ए सेंट्रीपिटल। हाँ, ओके, yes sir. तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, हाँ, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ऐसे करके आती है मैक्स स्पीड। और मिड Yes sir. स्पीड में साइन अपोजिट हो जाते हैं, ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे प्लस आ जाता है। हाँ sir. ठीक है। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली अगर आप किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे तो वहां पे क्या होता है ना, अम्यूजमेंट पार्क में कुछ ऐसी राइड्स होती हैं जहां पे है ना वायर से यहाँ पे अलग अलग तरह के है ना, छोटे बच्चों के लिए अगर आप देखोगे तो एनिमल्स बने होते हैं और उस पे आपको बैठा दिया जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, ये जो वायर है ये स्ट्रेच हो जाता है इस तरीके से, Yes sir. ठीक है, और फिर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अगर आप देखोगे तो ये कोन की तरह बन रहा है, बर्थडे कैप या आइसक्रीम का कोन अगर आप इन्वर्ट करके देखोगे तो इस तरीके से। तो इस मोशन को हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम की तरह यूनिफॉर्म टाइम में घूम रहा है। तो Yes. ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो टेंशन फोर्स यहाँ लगेगा। अगर मेरा एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ऊपर टी कॉस थीटा, सेंटर में टी साइन थीटा, Sir. नीचे एम जी, और सेंटर की पे इफेक्ट आएगा ए सेंट्रीपिटल। तो टी साइन थीटा कैन बी रिटन एज एम इंटू ए सेंट्रीपिटल, और इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। हाँ So sir. this is how you can solve conical pendulum. ये आपका conical pendulum होता है। अब बात आ जाती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो जैसे ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहली चीज, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता। तो अब आपका ए टेंजेंशियल ए सेंट्रीपिटल दोनों आएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्ट्रिंग से कनेक्ट किया पार्टिकल को और उसको घुमा दिया। तो अगर अलग अलग पॉइंट्स पे एफबीडी बनाऊंगा, लोएस्ट पॉइंट पे एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे एमजी, ऊपर टेंशन। इस पॉइंट पे एफबीडी बनाऊंगा तो इधर टेंशन, नीचे एमजी। हाईएस्ट पॉइंट पे बनाऊंगा तो टेंशन और एमजी दोनों नीचे लगेंगे, और अकॉर्डिंगली सी पॉइंट पे बनाऊंगा तो टेंशन अंदर और एमजी नीचे, हाँ राइट। sir. ये एफबीडी है। अब अगर आपको मिनिमम स्पीड निकालना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप टेंशन 0 कर सकते हो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एमजी कैन प्रोवाइड यू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सॉल्व करने की सिंपल टेक्निक है कि आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, और एक चीज का दिमाग लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। और एक चीज का दिमाग लगाओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे आप टेंशन को 0 कर सकते हो अगर आपको मिनिमम Sir. स्पीड निकालनी है तो, राइट। तो अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को 0 किया तो mg विल प्रोवाइड यू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ राइट। तो यहां से आपकी जो इक्वेशंस है सर्कुलर मोशन की और एनर्जी कंजर्वेशन की, वहां से आप चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ sir. 1 सेकंड बच्चे।
आ जाना है। हाँ तो जब भी स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे √5G याद होती है। हाँ सर, यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड होती है √G याद होती है या √3G याद आती है। ठीक है, यस सर, तो ये है मास टाइड टू अ रॉड। इसमें सिनेरियो चेंज हो जाता है वर्टिकल सर्कल में। जब रॉड से टाई करते हैं बच्चे तो हाईएस्ट पॉइंट पर है ना, रॉड में टेंशन जीरो नहीं हो सकता, रॉड है ना तो नीचे गिर ही नहीं सकता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप ऐसे केस में वेलोसिटी को जीरो कर सकते हो, इनर्शिया से वो इधर चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाती है, चेंज हो जाती है, वो √4G याद हो जाती है। हाँ सर, आई गेस बता रखा होगा। हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड √4G याद आ जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप जीरो ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट यस उन्होंने बता रखा स्फीयर ऑफ डेथ। बेसिकली आप एक सरफेस पे सर्कुलर मोशन कर रहे हो कॉन्वेक्स टाइप के, तो उसमें ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg और टुवर्ड्स सेंटर आपका ए सेंट्रीपिटल लगेगा, तो mg - n इज mv²/r। तो सर्कुलर मोशन में बस बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि सेंटर पे तो हमारा ए सेंट्रीपिटल आने ही वाला है, हाँ सर, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दैट इज द ओनली एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ए टेंजेंशियल भी आएगा, उसके फोर्सेस भी लिखने हैं। ठीक है, ये आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई और डाउट? हाँ या बोलो। सर आप कैंसल्ड पोर्शन भी करवाने वाले हो? कैंसल्ड पोर्शन भी कराने वाले हो यार? मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली कि कैंसल्ड पोर्शन क्या है। सर स्पीयर ऑफ डेथ और वो व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स जो लिखा है हाँ ओवरब्रिज, वो वो दो कैंसल्ड कैंसिल। है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैं बोर्ड का तो और नहीं सर अभी आइडिया आप मुझे। करा रहे हो तो कराए दो सर, कोई बात अरे मैंने बता दिया यार, हो गया खत्म। उसमें क्या है, इक्वेशन ही तो लिखनी है, एक लाइन ही तो लगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो मास काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, इसका रोल वही है, बस अब इसमें कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। मास हमारा क्या है, वहां पे कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स में भी लिखवाए थे, है ना। तो पहले तो मैं बता देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर गिव्स यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी with respect to a given axis. हाँ So सर, for any body it is mr square. M is mass of body and r is perpendicular distance with respect to axis. इस तरीके से निकाला जाता है। हाँ सर, तो अगर मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, और सबका मिला के निकालना है तो समेशन mi ri स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और हाँ सर, अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डीएम मास लेंगे, तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन r² dm, राइट। हाँ सर, यस सर, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए, r² dm हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हाँ प्रत्युष, आपने रेज हैंड किया है, बोलो। डीएम वापस बता सकते हो कैसे आया? बच्चे एक माइक ऑन रखो। एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, am I audible to you? यस सर, यस सर। एक रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे जो भी एक छोटा सा मास लिया तो उसका मास कितना हो गया डीएम, यस सर, इसका डिस्टेंस r ले लिया, यस तो सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आ जाएगा, r² dm आ जाएगा।
Yes, sir. और ऐसे पूरी बॉडी पे इनफाइनाइट होंगे तो उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो आई आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेट करना इज नथिंग बट समीशन MI/RI²। Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. तो जने हाँ सर। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। हाँ, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बता रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज हो सकता है। ठीक है, एज हाँ इन एक रॉड है, अब रॉड का अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होता है, ml²/12 यस यूनिफॉर्म रॉड लेंथ L। अगर इस एक्सिस के अबाउट देखता हूं तो ml²/3, हाँ Yes. सर। है ना। अब यही अगर Yes. मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लूं तो आंसर 0 आ जाता है। हाँ सर। तो मोमेंट अनलाइक मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ये डिफरेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ गिवन एक्सिस सेम रहता है मास की तरह, बट इफ वी चेंज द एक्सिस वो चेंज हो जाता है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी मेरे नोट्स में, तो उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू करना, हर ऑब्जेक्ट का याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी मैंने, डिस्क प्लेट वगैरह, प्लेट सर वगैरह के लिए मैंने आपको बताया था। नोट्स कहाँ पे हैं? यार मैंने एक्चुअली 6 से लेके एंड तक सारे बैचेस को मैंने ही पढ़ाया था, उनके पास है। 3, 4, 5 वाले बच्चे भी हैं इसमें, रहेगा। राइट? सर यहाँ पे ओडी हाँ 1 2 3 4 5 3 4 5 भी नहीं, हाँ मतलब मैं तो 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, बट यस कहाँ भेजूं? सर। समर्थ, ग्रुप पे भेज दो ना। अब ग्रुप पे होना तो चाहिए ना, मैं ग्रुप पे कैसे भेजूं? मतलब जिन 3, 4, 5 को मैंने पढ़ाया थी तो मैं सर थोड़ी आप उनके नया ग्रुप ग्रुप पे बना दो ना। कुछ भी मैं नया ग्रुप बनाऊं? हाँ वैसे करा तो जा सकता है यस ये, जो भी क्लास में बैठे हैं उनके लिए। सर चैट बॉक्स पे लिंक भेज दो ना, मैंने हाँ अभी। मैं भेज रहा हूँ 2 मिनट दो मुझे, आई एम डूइंग दैट। मैंने एक्चुअली रोटेशन का तो एक सिनॉप्सिस भी बनाया था बच्चों के लिए। 3 4 5 में आपने पढ़ाया है ना? अरे पृथ्वीराज, मतलब वो अंधेरी के 3, 4, 5 मैंने नहीं पढ़ाया ना। अब यार दादल ओके का सर। अलग है, सबका अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने 25 अप्रैल के बाद पढ़ाया है, ये 16 अप्रैल वाले बच्चे भी हैं कुछ कुछ। मैं लिंक भेज रहा हूँ, अभी ज्वाइन कर लेना, बाद में आप मुझसे मांगोगे तो बाद में मेरे पास लिंक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बैच को नहीं पढ़ा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ज्वाइन कर लेना बच्चों। सर 25 अप्रैल में भी एक बार नोट भेज दीजिए ना। अरे 25 अप्रैल में मैं ये बैच का बना रहा हूँ, इसी पे ज्वाइन कर लो, इस पे भेज दूं, चलेगा? सर एक बार सबको ज्वाइन हो जाने तो फिर आप भेजो, वरना आपको वापस से हाँ भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो मैं वही करने वाला हूँ। सर लिंक अब तक नहीं आया क्या? अब आया, चेक करो। यस सर। आ गया, ज्वाइन कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी इस वीक मेरे बहुत सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं, तो मैं सारे चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाए, जिनके भी मेरे पास नोट्स वगैरह है, सिनॉप्सिस वगैरह है, मैं चैप्टर वाइज डालते जाऊंगा। रोटेशन का तो मैंने एक सिनॉप्सिस भी बना रखा है, तो वो भी मैं डाल दूंगा। अभी तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या क्या रोटेशन में कंटेंट है। रोटेशन के नोट्स
So I was talking about this. कौन था वो बच्चा? ऐसे नाम था ना, समर्थ, क्या नाम था बच्चे? Yes, sir, Samar. हाँ, समर्थ। तो बच्चे मैंने ना ये नोट्स पढ़ाए दिए थे जिनको बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ठीक है? तो इसमें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग सारी चीजें बता रखी है, ठीक है? Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट समर्थ, मैंने सिर्फ एक चैप्टर का सिनॉप्सिस बना रखा है, बेसिकली शॉर्ट रिवीजन नोट्स सोचने के लिए कैसे क्या सोचना है। तो ये भी मैं भेज दूंगा, दोनों चीजें मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके Yes, sir. Thank you. तो मूविंग बैक टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूलेज बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी बताया था जनय, कि याद नहीं भी हो तो भी आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। रोटेशन के, काइनेमेट मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के हमें याद होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² होता है, तो यह मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो मास की जगह लिख दूंगा मैं हाफ आई, और वेलोसिटी की जगह लिख दूंगा ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हमारा वहां पे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की जगह आएगा आई और वेलोसिटी की जगह आएगा ओमेगा, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। ओके, जैसे वहां पे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का काम यहाँ पे टॉर्क करता है, तो ये हो जाएगा आई, और एक्सेलरेशन होता है हमारा अल्फा, आई अल्फा, राइट? वहां पे मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब यहाँ पे टॉर्क ना लगे। तो कंडीशन सारी वही रहती है। यस वंश, आपने रेज हैंड किया है। सर आप वो एक बार रीसेंड कर सकते हो ग्रुप पे, मैं अभी ज्वाइन किया। मैंने सेंड किया ही नहीं अभी, अच्छा ठीक है, मैं बाद में लेक्चर के एंड में ही सेंड करूंगा ताकि सब ज्वाइन कर ले। ओके सर। तो ये बेसिक चीजें जो हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है? यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब आपको याद करना है। सेंटर के अबाउट डिस्क दे रखा है तो mr²/2, रिंग का mr² होता है। फिर उसके बाद पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, जो दो पावरफुल टूल्स है, ठीक है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी जो एक्सिस है उसका डिस्टेंस हम CM वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, राइट? यस सर। है ना? और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बस तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट दैट क्वांटिटी जो भी रिजिड ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करूं और इसको अगर रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस अवे रख दूं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाएगा। रिजिड ऑब्जेक्ट का मान लो आई है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन को हम k से डिनोट करते हैं, तो mk² हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी √I/m। अब अलग अलग रिजिड ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे डिस्क का मैंने अभी बताया mr²/2 होता है, तो mr²/2 डालूंगा तो k आ जाएगा r/√2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट that distance at which a point object of same mass can be kept and it will have same moment of inertia as that of rigid object. यही पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है? इसके डेरिवेशन वगैरह मैंने बताए हुए हैं, these are important tools. फिर एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी आपको बताया, एक फॉर्मूला आई ओमेगा हो गया, और एक होता है इसका r×p, लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशन। एक होता है आई ओमेगा जो एनालॉगस इसके है, और एक r×p। सेम वे में टॉर्क होता है r×f होता है, ठीक है? या फिर आई अल्फा होता है। ऑब्जेक्ट तभी रोटेट करता है जब उस पर नेट टॉर्क लगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो। वो तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ से अलाइन होती है चीजें। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता था ना कि हर बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको रोटेट कराना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा, और अगर कोई रोटेट कर रही है तो उसको रोकना है तो भी टॉर्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी, राइट?
फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये वैलिड आंसर जो है, वैलिड आंसर में क्या होता है बच्चे, एक पर्सन है ना, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी, ठीक है। तो रोटेट करते टाइम इसके अलग अलग पोस्चर हो सकते हैं। एक पोस्चर हो सकता है कि इसके हैंड्स ओपन है, ठीक, ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे हैंड्स का डिस्टेंस कम था। एक हो सकता है बिल्कुल हैंड्स को फोल्ड करके रोटेट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी, सॉरी, और हैंड्स भी यहीं पर ही है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, राइट। क्योंकि दोनों केसेस में अगर हम देखें रोटेशन के, तो जो भी फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स के कारण होगा। आपने ही हाथ को खोला, आपने ही हाथ को यहां से बंद किया, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा आई ओमेगा, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। यस तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आप अलग अलग पोस्चर में एंगुलर वेलोसिटीज निकाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, एक की पता है तो दूसरे की निकाल सकते हो, हाँ सर। ठीक है। बच्चे फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट दे दो। चलिए, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, एक और जगह बता रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। एक एग्जांपल और ले रहा हूं। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, जिसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। हाँ सर। इसका ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैसे? जो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है r क्रॉस p। तो r वेक्टर अगर देखूंगा तो ये है, लेट्स से इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ये है, हाँ सर। तो r क्रॉस p हो जाएगा rp sin थीटा, व्हिच कैन बी रिटन एज rmv sin थीटा। अब अगर Yes, ये sir. एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर मैं देखूं स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था
तो इस परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकता हूं? r sin थीटा। हाँ सर तो r mv sin थीटा में m into v r sin थीटा लिखा जा सकता है, एंड दिस r sin थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर यस सर डिस्टेंस, जो कि आपका क्या है? कांस्टेंट है। हाँ सर तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, क्योंकि m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझा क्या? ओके। नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है, डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। तो जब आप डाइव करते हो तो अब आप जब कूद रहे हो तो आपके खुद के बॉडी से आप हैंड्स को है ना, मतलब फोल्ड करते हो और ओपन करते हो, स्ट्रेच करते हो। तो जब आप स्ट्रेच करोगे तो डिस्टेंस दूर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। यस सर तो ऐसे केस में अगेन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर रहे हो विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता है। समझ में आई बात? सर तो इन्होंने बेसिक यहाँ चीजें दे रखी हैं। फिर उसके बाद है रोलिंग मोशन। सर रोलिंग ये मोशन में कुछ कैंसल्ड है। ओके, रोलिंग मोशन में मैं आपको कुछ बेसिक एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। जब भी प्योर रोलिंग होता है तो मतलब मैं रिवाइज करा रहा हूँ, प्योर रोलिंग में क्या बताया था जने मैंने कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ग्राउंड के साथ है वहां पे रोटेटिंग बॉडी और ग्राउंड की वेलोसिटी एंड रोटेटिंग बॉडी और ग्राउंड का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो अगर ग्राउंड रेस्ट पर है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला भी रेस्ट पे रहेगा, ग्राउंड मूविंग है तो ये वाला भी मूव करेगा। समझ में आई बात? यस सर ये चीजें मैंने बताई थी। और जो मैंने एनालॉगस टर्म्स बोले थे, डिस्प्लेसमेंट का थीटा होता है, थीटा क्रॉस आर। वेलोसिटी वहां पे ds बाई dt होती है, यहाँ पे d थीटा बाई dt होगी। एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, अल्फा या d ओमेगा बाई dt होगा। अल्फा इज a क्रॉस r। मास m होता है, यहाँ पे I होता है, I इज इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। मोमेंटम होता है mb या I ओमेगा r क्रॉस p। फोर्स dp बाई dt, टॉर्क dl बाई dt, r क्रॉस हाँ f सर या I अल्फा भी होता है। हाँ वर्क डन fs होता है, यहाँ पे टाउ डी थीटा हो जाएगा। पावर वहां पे f डॉट सॉरी वर्क डन बाय टाइम होता है, f डॉट v होता है, तो यहाँ पे टाउ डॉट ओमेगा हो जाएगा। तो दिस हाँ इज अ सर गुड टेबल। बस इसमें आई अल्फा वाला फैक्टर नहीं था, वो मैंने बता दिया। हाँ सर ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। किसी को कोई और टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, मेंस के लिए पूरा पढ़ना है। मेंस के लिए तो जो मैं नोट्स भेजूंगा वो पूरा पढ़ के रखना है। आई थिंक आप सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा, मैंने एक ग्रुप का लिंक डाल रखा है। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आई कैन सेंड नोट्स अगेन। मैं बता देता हूं, अभी वहां पे 101 बच्चे हैं, मीटिंग में 139 बच्चे हैं, तो आई स्टिल वेट। सर मुझे कल के टेस्ट में एक डाउट है, वो भेजूं? कल के टेस्ट में एक डाउट है, वो भेजो। ठीक है, भेज दो यार। मेरे पास एक्चुअली पेपर और सॉल्यूशन अभी है नहीं, तो चलो फिर भी भेज दो। कल कौन सा टेस्ट हुआ था आपका? AITS था क्या कोई? ओपन टेस्ट था सर ओपन टेस्ट था, ठीक है। Sir, I had a conceptual doubt, like एक छोटा सा. हाँ, बोलो बोलो बोलो। In the textbook, they have said that centrifugal force is a non-real force, but it is not an imaginary force. ये actually मुझे इतना समझ में नहीं आया. नॉन रियल फोर्स है बच्चे, बेसिकली कहाँ Third page. इमेजिनरी की टेक्स्ट बुक, यही तो टेक्स्ट बुक कह रहे हो ना आप? Yes, sir. हाँ, आपको नॉन रियल है तो इमेजिनरी की तरह डेफिनेटली आप उसको ट्रीट कर सकते हो।
पेज नंबर बताओगे बच्चे? So 3. 33। Sir, no. 3. Only 3. ओके, हाँ, या So top right paragraph. It must be understood that centrifugal force is non-real force but not an imaginary force. यार देखो एक्चुअली होता क्या है, बच्चे माइक ऑन करना, क्या नाम था आपका? खुशी। Khushi. हाँ खुशी। सो जब हम है ना ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, जहां वहां पे हम सूडो फोर्स पढ़ते हैं, तो वहां पे वो जो सूडो फोर्स था ना, जब लिफ्ट में हमने ऑब्जर्व किया था चीजें, आपको सूडो फोर्स पढ़ाते टाइम बताया होगा कि ये बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ना, और यहाँ एक ऑब्जर्वर है। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स की जगह अगर मैं इस मैन का एफबीडी बनाऊं बॉक्स के रिस्पेक्ट में, या बॉक्स की जगह एक और ऑब्जर्वर यहाँ पर पर्सन खड़ा कर दूं, तो ये जो पर्सन है खुशी, ये कुछ ऐसा एडिशनल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करता है। बच्चे प्लीज माइक ऑन करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ प्लीज माइक ऑन रखो वाइल डिस्कसिंग। सो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हो तो ऐसा है ना, अलग से कोई फोर्स ऑब्जर्व नहीं करते हो आप, बस आप अपना mg ऑब्जर्व करते हो और नीचे से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो, करेक्ट? ये एफपीडी बनाए या एफबीडी बनाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपके फोर्सेस आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो ये है। बट जब सर्कुलर मोशन होता है ना, तो सर्कुलर मोशन में आप एक्चुअली है ना एक बाहर की तरफ फोर्स ऑब्जर्व करते हो। यू हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड। जब मैं कहता हूं, तो जब हम किसी, इन्होंने एग्जांपल दिया मैरी गो राउंड का, अच्छा एग्जांपल है। उस मैरी गो राउंड में जब हम बैठते हैं तो हम है ना बाहर की तरफ गिर रहे होते हैं, राइट? Yes, sir. तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट, इसीलिए उसको कहते हैं कि इमेजिनरी नहीं है। वी आर एबल टू ऑब्जर्व या वी आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट आउटवर्ड पुल, बट वो रियल तो नहीं है। ओके Yes, sir. Okay, I got it. हाँ। ध्रुव 540 सीईटी में रिड्यूस सिलेबस आएगा क्या, या सीईटी का सिलेबस देखो बच्चे एक बार, वो आपको साइट पे मिलेगा ना प्रॉपर्ली? सर मैंने वो भेज दिया क्वेश्चन। The main scale of vernier caliper reads 8 millimeter. Vernier, its vernier is divided into 8 regions which coincides with 5 main scale. ठीक है। When two jaws of instrument touch each other, the zero vernier scale coincides with this. Where हाँ हीट, माइक ऑन करो। यस सर। क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको? सर मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, और मेथड उन्होंने क्या किया ना वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो हाँ, मैं आपको इसका पूरा फंडामेंटल बता रहा हूँ। ओके सर। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। हाँ। यहाँ पे दोनों के जीरो मान लो मैच करते हैं। अगर मैच करेंगे तो हमारा जीरो एरर नहीं आएगा, ठीक है? तो अभी मैच कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले स्केल को खिसकाऊंगा और यहाँ बॉडी रखूंगा। यस सर। अब बॉडी रखने के बाद इस बॉडी की लेंथ निकालनी है, करेक्ट? यस। अब बॉडी की लेंथ कैसे निकालेंगे? बॉडी की लेंथ होगी, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, ये लेंथ होगी बॉडी की। हाँ यस सर। अगर मेरे स्केल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये बीच में यहां तक जा रहा है, इन दोनों के बीच में जा रहा है। यस सर। तो बॉडी की लेंथ होगी, अगर ये मैं देखूं ये 2 है तो
10.2 plus something. Yes, sir. So if by any chance I am able to calculate something, तो मेरा आंसर आ जाएगा. Yes. तो अब समथिंग निकालने के लिए जो बेसिक टेक्निक होती है वो बता रहा हूं, इधर देखते जाना. हाँ. बेसिक टेक्निक है, इन दोनों के कौन कौन से पॉइंट को इंसाइड कर रहे हैं ये देख लिया. अगर मैं यहां से 0 से ये निकाल लूं, माइनस ये कर दूं, तो मेरा ये आ जाएगा. हाँ, समथिंग आ जाएगा. समथिंग आ जाएगा. तो दैट इज द बेसिक टेक्निक. करेक्ट. Yes, sir. अब इस तरीके से फंडामेंटल पे वर्क किया जाता है. अब फंडामेंटल क्या होता है हमारा? आप पहले तो लीस्ट काउंट वगैरह निकाल लो. सर वही उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार आप निकाल लो ना वो क्वेश्चन के लिए. प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको? वहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है अगर आप देखोगे, वर्नियर vernier is divided into 8 divisions which coincides with 5 main scale division, right? Yes, तो sir. जो फॉर्मूला है 8 vernier divisions coincide with 5 main scale divisions, correct? Yes. तो 1 vernier scale division आ जाएगा 5/8 MSD. Yes, sir. लीस्ट काउंट कितना होगा? MSD minus 5/8 MSD. Yes. तो 3/8 MSD आ जाएगा. हाँ, वो मेरा भी आया था. फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत आई? सर आंसर नहीं हो रहा है उससे मैच, क्योंकि इसका ऐसे जो लिस्ट काउंट आ रहा है ना, मतलब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में पूछा है. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो किसी में भी निकालो ना. नहीं, किसी में भी निकाला, पर सर मैंने जो आंसर लिखा है ना उसमें वो आंसर आ रहा है इस मेथड से. 3.55 नहीं आ रहा है. बच्चे उन्होंने राउंड ऑफ कर रखा है. 3.515 है ना? हाँ. तो 3.5 अगर मिलीमीटर में देखोगे, 3.515 को पहली चीज तो 3.55 में आपने जो भेजा है उसी को की बात कर रहा हूँ मैं. 3.55 हो गया उसका राउंड ऑफ, क्योंकि ऑड है तो ऑड में हम इंक्रीज कर देते हैं 1 से. एक सेकंड. हाँ. नहीं, 3.515 को 3.55 कैसे है? उन्होंने तो मिलीमीटर में निकाल रखा है आपका आंसर, सेंटीमीटर में थोड़ा निकाला है. क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर में पूछा था देने के लिए. क्वेश्चन में मिलीमीटर में पूछ रखा है भाई, चेक करो. सेकंड फाइंड एन के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट में. सर ने सेंटीमीटर लिखा है. वो एन सर हमें एन ढूंढना है, उसका वो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का. एक्स और एन अलग है. सर डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं क्या? हाँ, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं. ठीक है सर. एक सेकंड हीट रुकना बच्चे, मैं बाकी बच्चों को. सर हाँ बाय एनी सर, कोई चांस बात नहीं. do you know what important topics of this chapter with respect to board? भाई important तो सारे ही हैं, जेई के हिसाब से भी सारे ही हैं. मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि आप जो भी रिवाइज कर रहे हो, है ना, अभी आपका जो भी पढ़ने का पैटर्न है वो पढ़ने का पैटर्न यही होना चाहिए कि हम बोर्ड्स के चैप्टर पढ़ें, जैसे मैंने आज आपको बताया. अब जब आप इनको पढ़ रहे हो तो एक बार गो थ्रू कर लो टेक्स्ट बुक से. जब टेक्स्ट बुक से गो थ्रू हो जाए तो उसको मेंस एडवांस लेवल पे रीड करके खत्म करो, तो आपका साइमल्टेनियसली दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी इन सब की. इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि, है ना, आपका जो रिमूव पोर्शन है या जो भी है उस पर फोकस ना करके आप तो पूरा पढ़ो, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ. ठीक है. अब वो ग्रुप पे डाल दूंगा मैं नोट्स वगैरह, आयुष जो भी है. और किसी को कोई और कुछ बोलना है? एडवांस का पोर्शन रीड करे, मतलब सॉल्व भी करे साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा. मतलब अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि यू कैन मैनेज, तो ठीक है. नहीं तो मैं आपको कहूंगा कि ये टेक्स्ट बुक रीड कर ली, उसके अलावा जो आपके क्लास नोट्स है उनको प्रॉपर्ली रीड कर लो. तो क्लास नोट्स को रीड करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको सॉल्व कर लेना, पूरा नहीं तो. ठीक है. और सर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस कोई बैच में पढ़ा है, मतलब प्रॉपर्ली?
हाँ मैंने पढ़ाया तो है। तो सर उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? रिकॉर्डिंग नहीं होगी यार, आपके बैचेस के टाइम तक तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग मुश्किल है, बट मैं नोट्स भेज देता हूँ, नोट से समझ में आ जाएगा। ओके सर। सर लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने हैं, मतलब बोर्ड्स में लंबा आंसर्स आते हैं राइट? 1 सेकंड, ये फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ बच्चे, एक बच्चे ने रेज हैंड कर रखा है 201196। हाँ बच्चे बोलो, क्या सर बोलना है? सर अब आपका नंबर टाइप कर सकते हो। मेरे नंबर का वो ग्रुप में आप एडेड हो ना, वहां मिल जाएगा आपको। सर मैं NPJC 4 में हूँ, आपका ग्रुप नहीं है उसके में। अरे मैंने एक अभी ग्रुप का लिंक भेजा भाई ऊपर, आपने अभी ज्वाइन करी क्या मीटिंग? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो चैट में है नहीं। कैसे चैट में नहीं है यार? रुको, सर वो बोर्ड्स के अंदर लंबा आंसर लिखने रहते तो उसके लिए मतलब कैसे करने का? लिखने का और क्या मतलब? वो तो यार आपको, यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स। जस्ट 1 मिनट यार। हाँ ये 201196 नंबर लिखो, 98929 30742। यस, थैंक यू। यार ये आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो मीटिंग का वो तो देख ही सकते होंगे ना, चैट बॉक्स। सर वो चैट चले जाते हैं। जस्ट 1 मिनट रुको। मुझे अगर दोबारा लिंक भेजना है तो ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? देखो मैंने एक लिंक भेजा है ग्रुप पर। हाँ, किसी को कुछ और बोलना है? सर मेरा एक डाउट है, मैं भेज रहा हूँ। हीट। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? When two jaws of instrument touch each other, zero of vernier coincide with zero of main scale. When rod is tightly placed between the length of jaws, it is observed that zero of vernier scale lies just left to the 36 division. Left है मतलब 35 के बाद है,
यस सर। 35 के बाद है तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेकंड लेना, मैंने कहा था क्वेश्चन, हाँ, तो ये 35 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? यस सर। अब उसके बाद उन्होंने क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन मेन स्केल डिवीजन, तो चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यस। चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का हम क्या देख सकते हैं, यहां से 4, 1 2 3 4, करेक्ट? यस सर। राइट? यस। तो उसमें हमारा अगर, एक सेकंड सॉरी, अगर हमारी रीडिंग देखेंगे तो 4 वर्नियर स्केल और लीस्ट काउंट कितना, 3/8 MSD। यस। तो वहां से आंसर आना चाहिए ना, दिक्कत क्या आ रही है? नहीं सर, उसमें वर्नियर स्केल रीडिंग है ना 0.15 आता है, उसके बाद हम उसको 3.5 सेंटीमीटर में ऐड करते हैं ना, तो 3.65 हो जाता है। इसलिए ना उसमें तब मैं जब कर रहा था सम, तो मुझे लगा कि मैंने डेसिमल में एक मिस्टेक मिनट किया होगा ना, एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, करेक्ट यस। है ना? मेन स्केल का जो है, फर्स्ट लाइन में लिखा है मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स इन मिलीमीटर, तो वो मिलीमीटर में दे रखा है फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो। यस सर। ठीक है, तो 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और इसको मैं किससे कर रहा हूँ, लीस्ट काउंट से, तो जो भी आएगा आ जाएगा यार। एक बार आई थिंक एरर वगैरह चेक करवाना, मतलब कल ही था ना पेपर, तो उसमें एक बार देखना उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे हैं क्या, क्योंकि मेथड तो यही है जो भी है। ओके ओके सर। हाँ बच्चे, ये यस सर, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। on a fixed hemispherical wedge a uniform chain is in equilibrium, ठीक है, लेंथ ऑफ चेंजेस मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप है ना सॉल्व आप कर लेना, ठीक है ना? यस सर। लेंथ ऑफ चेन क्या है, पाई r by 2 है, where r is the radius, find the minimum value of theta as shown in figure। ठीक है, तो भाई अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यस सर। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हमारे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसमें, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, mg लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा, यस सर। राइट? तो उनके कंपोनेंट्स निकाल रखे हैं उन्होंने। लैम्डा तो मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, बच्चे माइक ऑन करो ना, यस सर। किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, तो लैम्डा उन्होंने मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। यस सर। अब वहां से वो जो थीटा एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो उसका आप अगर देखोगे तो जो लोएस्ट पॉइंट है उसका, एक सेकंड, ये देखना, ये यहां से ऐसे दे रखा है, तो ये कितना आएगा, r sin थीटा। यस सर।
ठीक है, तो ये हाइट कितनी बचेगी, r1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट। यस सर। सेम वे में हमारा हम देखेंगे तो अकॉर्डिंगली इस हाइट का मास आ जाएगा, करेक्ट। सर अब रिपीट कर सकते हैं? बच्चे जब आप सॉल्व करोगे तो ये लेंथ कितना आ रहा है, आर साइन थीटा आ रहा है क्या, यस सर। तो इसके ऊपर से जो हाइट बचेगी कितनी बचेगी, 1 r into 1 minus n। राइट। यस। तो उन सब के मासेस लिखो, फिर किसी भी एक एलिमेंट का निकाल लो ना यार यहाँ पर, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। सर वो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रहेंगे वो निकालने की जरूरत नहीं है ना, वो तो कैंसिल हो जाए। नॉर्मल और फ्रिक्शन के मैं तो mg को डिसॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, यस सर। आप किसको डिसॉल्व कर रहे हो, सर सॉल्यूशन में वो फ्रिक्शन वाला भी टर्म दिया है ना, एक म्यू इनटू लैम्डा जी आर। हाँ तो करना ही पड़ेगा ना, फ्रिक्शन तो लिखना ही पड़ेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा along the this, यस सर। ठीक है। चलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने देखो आपको उसका वर्किंग दिखाया है एक बार, वो चेक करो ना। ठीक दिख रहा है। ये क्वेश्चन 9 है या क्या है ये, मतलब अभी आपने जो भेजा उसमें ऊपर, क्योंकि फोटो भेजी आपने, क्वेश्चन 9 लिखा है, ओके। यस सर। उसके आगे क्वेश्चन स्टेम लिखा है, तो 9th और 10th क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे दिख नहीं रहे मुझे। सर ये जो n जो ढूंढना है ना विदाउट जीरो एरर, वो क्वेश्चन नंबर हाँ। 9 पूछा था, और जो x ढूंढना है ना मिलीमीटर में, वो जीरो एरर नेगेटिव, वो क्वेश्चन नंबर 10 था। हमारा भी आ तो वही रहा है ना, 3.5 प्लस 1.5, उसमें एक बार चेक कर लेना, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके। ओके थैंक यू। ओके ओके, बाय बच्चों। आई सेंड एवरीथिंग ऑन ग्रुप, डोंट वरी। बाय सर, थैंक यू सर।